Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है। लगभग बायोलॉजी का 60% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा और बचा है 40% के आसपास, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। आइए उत्सर्जन तंत्र के बारे में। उत्सर्जन तंत्र होता क्या है? जैसे जो कुछ भी हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं, उनको बाहर निकालने की ज़रूरत होती है। तो वही बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है, जिस क्रिया के माध्यम से हम अपशिष्ट पदार्थों को, नाइट्रोजनी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं, वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन करना कहलाती है। ठीक है, तो अब हम कहेंगे कि उत्सर्जन, सबसे पहली बात क्या हम बात करते हैं, उत्सर्जन क्या है, एक्सक्रीटरी क्या होता है, एक्सक्रेशन क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे कि अपशिष्ट तथा अपच्य, क्या लिखेंगे? अपशिष्ट, अपशिष्ट, अपशिष्ट तथा अपच्य, मतलब कि जो अब पचाया नहीं जा सकता, आंतों के द्वारा या फिर आहार नाल के द्वारा जो अब पचाया नहीं जा सकता जिस भोजन को, उस भोजन को अपच्य भोजन कहेंगे। अपशिष्ट मतलब जो कि अब कोई किसी यूज का नहीं है। अपशिष्ट और अपच्य भोजन को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया ही क्या कहलाती है? हम कहेंगे उत्सर्जन कहलाती है। क्या? उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है, अब ये उत्सर्जन समझ गए, उत्सर्जन क्या है, उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। इस उत्सर्जन की पूरी जो प्रोसेस होती है, उत्सर्जन की पूरी प्रोसेस में हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स भाग लेते हैं, उत्सर्जन की प्रोसेस करने में बॉडी के जितने भी पार्ट्स भाग लेते हैं, उन सभी पार्टों को अगर एक ढांचा बना करके रख दिया जाए, उन सभी पार्टों को मिलाया जाए, तो सभी पार्ट मिल करके क्या बनाएंगे? एक सिस्टम बनाएंगे, और उसी सिस्टम को क्या कहते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। क्या समझे? कि उत्सर्जन की प्रोसेस में भाग लेने वाले सभी प्रकार के बॉडी के अंगों को, बॉडी पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। ठीक है, अब ये अपशिष्ट और अपच्य पदार्थ क्या कौन कौन से होते हैं? तो इनको हम नाइट्रोजनी पदार्थ भी कह सकते हैं। क्या? कहीं कहीं पर आपको मिलेगा नाइट्रोजनी पदार्थ। क्या? नाइट्रोजनी पदार्थ, नाइट्रोजनी पदार्थ। क्यों? अब ये नाइट्रोजनी पदार्थ क्यों होते हैं? तो भैया ये अपशिष्ट पदार्थ नाइट्रोजन के रूप में ही हमारे शरीर में इकट्ठा होते हैं, तो इसलिए उनको क्या कहा जाता है? नाइट्रोजनी पदार्थ। मतलब उस अपशिष्ट पदार्थ में नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है। ठीक है, अब ये नाइट्रोजनी पदार्थ कितने होते हैं हमारे शरीर में? कितने नाइट्रोजनी पदार्थ हैं बाद में इकट्ठे होते हैं? तो 4। कौन कौन से? हम देखेंगे 4 प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ बनते हैं। पहला है यूरिया। क्या है? यूरिया। यूरिया को देखेंगे तो उसमें भी नाइट्रोजन की मात्रा होती है। यूरिया हो गया। दूसरा अमोनिया। क्या? अमोनिया। फिर तीसरा यूरिक एसिड, यूरिक एसिड। और फिर चौथा कहेंगे एक और पदार्थ होता है फास्फोरस, जिसमें उपस्थित होता है, क्रिएटिनिन कहते हैं, क्रिएटिनाइन कहते हैं, क्रिएटिनाइन। ठीक है, इसके अलावा ग्वानिन होता है, ग्वानिन। और भी कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिनको आपको नहीं लेना है। क्या? कम से कम इतने के नाम तो आपको याद ही होना चाहिए। मतलब यदि आपसे पूछा जाए कि हमारे बॉडी पार्ट से उत्सर्जन के माध्यम से किन पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है, तो आप कहोगे या तो यूरिया को निकाला जाता है, या तो अमोनिया को, या यूरिक एसिड को, या क्रिएटिनाइन को, या फिर ग्वानिन को। ठीक है, इस तरह से मतलब इन सभी पदार्थों में से किसी न किसी एक एलिमेंट या एक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की जरूरत। अब हमने कहा क्या एक के बारे में? कैसे? मतलब ये सभी एक कंपाउंड है या फिर कंपोनेंट है, इनके माध्यम से जीवों की श्रेणियां अलग अलग हैं। जितने भी जीवों की श्रेणियां, मतलब अगर एक जीव, जैसे मान लेते हैं हमने मछली को ले लिया, अब मछली जब उत्सर्जन करती है, मछली का एक्सक्रीटरी एलिमेंट कौन सा होता है? तो वो अमोनिया, यूरिया, ग्वानिन, यूरिक एसिड और क्रिएटिनाइन, सभी को एक साथ वो उत्सर्जित नहीं करती है। हालांकि थोड़ी मात्रा में सभी उपस्थित होते हैं, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में जो होता है वो इसमें से, इन सब में से कोई एक होता है, उसी के बारे में आपको बताना रहता है, वही आपका आंसर होता है। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कहोगे कि हमारे जितने भी मतलब एनिमल्स हैं, जितने भी जंतु हैं, सभी प्रकार की ये यूरिक कंपाउंड को क्या शरीर से बाहर निकालते हैं। नहीं, आप एक के बारे में बताओगे। आपका आंसर कितना, किसमें देना? एक में देना। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं जिनको शरीर से बाहर निकालने की जरूरत होती है। ठीक है, आप समझ गए? ग्वानिन, फिर यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब हमने क्या कहा कि इन नाइट्रोजन पदार्थों के आधार पर जीवों को भी अलग अलग बांटा गया है। अब एक छोटा सा पॉइंट उसी में बनाएंगे, नाइट्रोजनी पदार्थों के आधार पर जीवों की श्रेणियां। नाइट्रोजनी पदार्थों के आधार पर, नाइट्रोजनी पदार्थों के आधार पर जीवों की श्रेणियां आगे लिख लीजिएगा। नाइट्रोजनी पदार्थों के आधार पर जीवों की श्रेणियां। अब पहला हम एक लेते हैं यूरियोटेलिक। टेलिक कहा जाता है क्या उनको? यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म कहिए चाहे एनिमल कहिए, ठीक है। यूरियोटेलिक एनिमल। अब इसकी क्या खास बात है, इसमें किसको रखा गया है? तो ऐसे एनिमल, ऐसे जीव जंतु या फिर ऐसे जीव जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। किसका? यूरियो से क्या बना है? यूरिया। यूरियो से क्या बना है? यूरिया। मतलब जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं ऐसे एनिमल को क्या कहा जाता है? यूरियोटेलिक। क्या कहा जाता है? यूरियोटेलिक। अब यूरिया का उत्सर्जन कौन कौन करता है? तो आप एग्जाम्पल के रूप में लिखेंगे मेढक। कौन? मेढक। मेढक हो गया। फिर उसके बाद हम कहेंगे जो भी आप मतलब मैमल्स होते हैं, स्तनपायी होते हैं, वह सभी स्तनपायी जिन जीवों में स्तन पाया जाता है या फिर मैमल्स की श्रेणी में जिनको रखा गया है, वे सभी किस श्रेणी के अंतर्गत आएंगे? किस श्रेणी के जीव कहलाएंगे? यूरियोटेलिक। अब ये स्तनपायी में आपसे पूछ लिया जाए मनुष्य को या ह्यूमन बॉडी को किस में रखा गया, तो ह्यूमन बॉडी स्तनपायी या मैमल्स में आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये यूरियोटेलिक टाइप का हम कहेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम किसके अंदर पाया जाता है? मनुष्य के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए मनुष्य, ठीक है। इस तरह से ये यूरियोटेलिक का एग्जाम्पल हो गया। क्या? मेढक हो गया, मनुष्य हो गया, स्तनपायी जितने भी प्रकार के जंतु हैं, तो जिनमें स्तन पाया जाता है, आप समझ जाएंगे कि वो सभी यूरियोटेलिक के अंतर्गत रखे गए हैं। अब दूसरा यूरिकोटेलिक। क्या है? यूरिकोटेलिक एनिमल कहिए या ऑर्गन कहिए, ठीक है। ऑर्गेनिज्म कह दीजिए, ऑर्गेनिज्म जीव जंतु, ठीक है। अब यूरिकोटेलिक का मतलब क्या है? आप यहां से यूरियो का मतलब आपने समझा, यूरिया। यूरिको का मतलब है यूरिक एसिड। यूरिको का मतलब क्या है? यूरिक एसिड। क्या है? यूरिक एसिड। यूरिको का मतलब क्या है? यूरिक एसिड। अब क्या है यहाँ पर यूरिकोटेलिक एनिमल का मतलब क्या हुआ कि ऐसे एनिमल जिनका एक्सक्रीटरी एलिमेंट क्या होता है? वो यूरिक एसिड होता है। ऐसे एनिमल जिनका एक्सक्रीटरी एनिमल क्या होता है? एलिमेंट क्या होता है? यूरिक एसिड होता है। उनको किस में रखा गया है? तो यूरिकोटेलिक में रखा गया है। किस में रखा गया है? यूरिकोटेलिक में रखा गया है। अब यूरिकोटेलिक के अंतर्गत एग्जाम्पल जो होते हैं हमारे एग्जाम्पल्स हम देख लेंगे। अब इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से? हमारे जितने भी पक्षी वर्ग होते हैं, मतलब पक्षियां। क्या? पक्षी। ये पक्षी क्या आ जाएंगे? पक्षी क्या करेंगे? मतलब इनका जो एक्सक्रीटरी एलिमेंट होता है वो क्या होता है? वो यूरिक एसिड होता है। पक्षी का जो एक्सक्रीटरी एलिमेंट, फिर यूरिक एसिड। फिर उसके बाद पक्षी के अलावा भी और कौन कौन से एनिमल हो सकते हैं? हम कहेंगे कि पक्षी किस में रखा गया? एम्फीबियंस, मतलब एवीज में रखा गया। अब पक्षी के अलावा अगर मोर की बात कह दी जाए या फिर कौवे की बात कह दी जाए, तोते की बात, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि ये सभी पक्षियां हैं और इनका एक्सक्रीटरी जो एलिमेंट है वो क्या बताओगे? यूरिक एसिड है, ठीक है। क्या बताओगे? यूरिक एसिड। अब इसके अलावा भी अर्थवॉर्म होता है, केचुआ। केचुआ के बारे में आप जानते हैं? अर्थवॉर्म, ठीक है। अर्थवॉर्म, ठीक है। और इस तरह से ये सब आदि। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है अमोनियोटेलिक ऑर्गेनिज्म। अमोनियोटेलिक का मतलब क्या? ऐसे एक्सक्रीटरी एलिमेंट या फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका एक्सक्रीटरी एलिमेंट क्या होता है? अमोनियो से क्या बना? अमोनिया। अमोनियो से क्या बना? अमोनिया। जिनका एक्सक्रीटरी एलिमेंट क्या होता है? अमोनिया होता है। ऐसे जीवों को किस श्रेणी में रखा गया? हम कहेंगे अमोनियोटेलिक में रखा गया है। किस में रखा गया है? अमोनियोटेलिक में रखा गया। अब इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं? तो फिशेज जितनी होती हैं, फिशेज मतलब मछलियाँ।
फिशेस किस में रखा गया है, मछलियों को अमोनियोटेलिक ऑर्गेनिज्म में रखा गया है, ठीक है, मछलियों को किस में रखा गया है, अमोनियोटेलिक ऑर्गेनिज्म में रखा गया। तो इतनी बात आप समझ गए। अभी एक टाइप और है, एक टाइप और है, मनुष्य की बात पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे, यूरियोटेलिक। फिर उसके बाद पक्षियों का पूछा जाएगा, यूरिकोटेलिक। फिर उसके बाद मछलियों के बारे में पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे कि वे उन सभी को अमोनियोटेलिक में रखा गया है। चौथा है गोनियोटेलिक कहा जाता है, गोनियोटेलिक, गोनियोटेलिक एनिमल या फिर ऑर्गेनिज्म कहिए, गोनियोटेलिक ऑर्गेनिज्म। अब वो गोनियो से क्या बना, गोनीन बना। अभी हमने बताया कि गोनीन भी क्या है, एक तरह का एक्सक्रीटरी एलिमेंट ही है, नाइट्रोजनी पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ है हमारे शरीर का, ठीक है। तो हम कहेंगे कि यहाँ से वे सभी जीव जो ग्वानिन का उत्सर्जन करते हैं उनको क्या कहा, किस में रखा गया है, गोनियोटेलिक एनिमल या फिर गोनियोटेलिक ऑर्गेनिज्म में रखा गया है। अब ये गोनियोटेलिक में किसके कौन कौन से जीव होंगे, तो बिच्छू हो गया, बिच्छू, स्कॉर्पियन, फिर उसके बाद मकड़ी, मकड़ी, मकड़ी आदि। मतलब ये बिच्छू या फिर मकड़ी, ये सभी जो उत्सर्जन करते हैं जिस पदार्थ का, उसका नाम क्या होता है, ग्वानिन। एक क्वेश्चन पूछा गया है, शायद पीसीएस में पूछा गया है कि मकड़ी का जो एक्सक्रीटरी एलिमेंट होता है वो क्या होता है, आपको बताना क्या रहेगा, ग्वानिन। मतलब यही चीज आपको याद करना है कि जो बिच्छू हो गया या फिर मकड़ी हो गया, इनका एक्सक्रीटरी एलिमेंट उत्सर्जी पदार्थ, देखिए उत्सर्जी अंग अलग है, उत्सर्जी पदार्थ अलग है। उत्सर्जी पदार्थ का मतलब जो उत्सर्जी अंग उत्सर्जन करते हैं उसको उत्सर्जी पदार्थ कहेंगे, लेकिन अब उत्सर्जी पदार्थ को जो उत्सर्जन कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे, उत्सर्जी अंग। जहां से वो निकल रहा है उसको, वह कहीं ना कहीं किसी पार्ट से निकल रहा होगा तो उसको उत्सर्जी अंग कहेंगे, ठीक है। तो बिच्छू का जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो ग्वानिन हो गया, मकड़ी का फिर इस तरह से ग्वानिन हो गया, ठीक है। तो ये 3-4 टाइप के जो हमारे थे नाइट्रोजनी पदार्थों के आधार पर जीवों को बांटा गया था। तो ये आपने देखा। अब उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, अगला ये है एक नॉर्मल सी बात, हाँ ठीक है अभी बता दें। अब यहाँ से सबसे पहले अगली बात क्या है कि जो एक्सक्रीटरी एलिमेंट होते हैं इन सब के बारे में तो हमने जाना, लेकिन एक्सक्रीटरी पार्ट कौन कौन से होते हैं। जैसे उत्सर्जन तंत्र तो हमने बताया, एक्सक्रीटरी पार्ट अब कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से शरीर के ऐसे अंग हैं जो उत्सर्जन में भाग लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कहेंगे किडनी होती है, क्या, किडनी। देखो अब यहाँ पर भैया हम पक्षियों के बारे में नहीं बताएंगे, मछलियों के बारे में नहीं बताएंगे, बिच्छू के बारे में नहीं बताएंगे, सर्प के बारे में नहीं बताएंगे। क्यों, क्योंकि हम ह्यूमन के बारे में ज़्यादातर चीज़ें पढ़ रहे हैं और ह्यूमन से ही हमारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो हम अपने ह्यूमन बॉडी के बारे में यहाँ पर बातें कर रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से उत्सर्जी अंग होते हैं, ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से उत्सर्जी अंग होते हैं। तो ये चीज़ आप देखिए, किडनी होगी, किडनी को क्या कहा जाता है, वृक्क कहा जाता है, किडनी को क्या, वृक्क। फिर उसके बाद लंग्स हो गए, क्या, लंग्स। लंग्स का मतलब क्या, फेफड़े, फेफड़े, लंग्स का मतलब क्या, फेफड़े। उसके बाद फिर और क्या हो गया, स्किन हो गई, स्किन, स्किन का मतलब त्वचा, त्वचा। फिर उसके बाद इंटेस्टाइन भी होती है, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। फिर उसके बाद एक और है जिसको हम कहेंगे, किडनी हो गई, लंग्स हो गए, स्किन हो गई, इंटेस्टाइन हो गया, लीवर भी होता है हमारा उत्सर्जी अंग, लीवर। अब इंटेस्टाइन का मतलब आंतें, आंतें हो गई। फिर लीवर का मतलब हम कहेंगे यकृत, यकृत, ठीक है। देखिए ह्यूमन बॉडी में कितने प्रकार के ये उत्सर्जी अंग होते हैं, तो 4 से 5, जिनमें मुख्यतः 4 तो आपको याद ही होने चाहिए। क्या, किडनी हो गई, वृक्क, और फिर लंग्स, फेफड़े, फिर स्किन, त्वचा, इंटेस्टाइन, आंतें, फिर उसके बाद लीवर हो गया, यकृत। अब ये नहीं कहेंगे कि आंतें जो होती हैं वो तो पचाने का काम करती हैं, फिर वो कैसे उत्सर्जी तंत्र में आ जाएंगे, उत्सर्जी तंत्र में कैसे आ जाएंगी, तो अभी हम देख लेंगे उत्सर्जन तंत्र में आंतों को कैसे रखा गया, ठीक है। हम यहाँ से सबसे पहली बात क्या करते हैं, किडनी। किडनी को उत्सर्जन तंत्र में क्यों रखा गया है, क्योंकि किडनी जो हमारी उत्सर्जित करती है वो अमोनिया को उत्सर्जित करती है। किसको, अमोनिया को। तो यहाँ से आप लिखेंगे अमोनिया को। अमोनिया को कौन उत्सर्जित करता है, किडनी। उसके बाद और भी क्या, और भी है, जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड भी किडनी से ही होते हैं, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में अमोनिया को निकालना,
ठीक है। उसके बाद लंग्स, लंग्स को क्यों उत्सर्जन तंत्र में रखा गया है? तो फेफड़े, फेफड़े क्या उत्सर्जित करते हैं? तो जरा एक बार सोचो, जो आप सांस लेते हो, बार बार सांस अंदर लेते हो बाहर करते हो, अंदर लेते हो बाहर करते हो, इसका मतलब बाहर, शरीर से बाहर करने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाए कि नहीं? अब जो पार्ट, मतलब जो एलिमेंट आप शरीर से बाहर कर रहे हो वो उत्सर्जन हुआ। अब उस उत्सर्जन में आप क्या, मतलब सांसें ली एक बार, अब सांसें छोड़ने का काम हो रहा, मतलब वहां से CO2 बाहर जा रहा है। तो हम कहेंगे फेफड़े क्या करता है, वो CO2 को रिलीज करता है। CO2 या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, शरीर से बाहर करता है। इस तरीके से फेफड़ों को भी उत्सर्जन तंत्र में रखा गया है। उसके बाद स्किन, स्किन का मतलब क्या होती है, त्वचा। आपको कहीं पर चोट लग जाती है, फिर उसके बाद उस चोट वाले स्थान पर जब आप कहीं कोई मलहम लगाते हो तो आप देखते होंगे कि वो त्वचा उस मलहम से जो भी मतलब एलिमेंट होते हैं वहाँ पर उसके फायदे वाले, वो अपने अंदर कर लेता है, मतलब अपने अंदर क्या खींच लेता है। लेकिन कभी जब आप मेहनत करते हो तो आपके शरीर से क्या निकलता है, पसीना निकलता है। अभी खींचने की बात हो तो उसकी तो हम बात नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि वो दूसरा प्रकार हो गया। लेकिन जब आप मेहनत करते हो तो आपके शरीर से क्या निकलता है, पसीना निकलता, स्वेट निकलते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से स्किन से भी कुछ शरीर से बाहर निकल रहा है। शरीर से बाहर निकले जरूर, चाहे जिस रूप में, वही आपका उत्सर्जन होगा। तो स्किन से क्या निकलता है, पसीना निकलता है। स्किन से क्या निकलता है, पसीना निकलता है। तो इस तरीके से स्किन को भी क्या उत्सर्जन तंत्र में रखा गया है। इंटेस्टाइन, आंतें, अब जरा देखो, अब जरा देखो कि इंटेस्टाइन, आंतें जो होंगी ये शरीर से बाहर कैसे निकलती हैं, बिल्कुल निकलती हैं। हम देखेंगे कि हमारे शरीर में भाई जो भी हम खाना खाते हैं, अभी हमने बताया कि अपशिष्ट तथा अपच्य भोजन को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। लेकिन अब हमने जो भी खाना खाया वो पूरे की पूरी तरीके से पेट में तो समाप्त नहीं हो जाता, अब उनको बाहर निकालना होता। बाहर कौन, आप नहीं जाते हो निकालने, आपके अंदर जो पार्ट्स लगे हुए हैं, शरीर के अंदर जो पार्ट्स लगे हैं वो अपना वर्क करते हैं, वो शरीर से बाहर निकालते हैं, जिनमें मेन रोल निभाते हैं क्या, इंटेस्टाइन, आंतें मुख्य कार्य निभाती हैं। तो इस तरीके से आंतें भी कुछ अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं शरीर से। उन्हीं अपशिष्ट पदार्थों के माध्यम से इंटेस्टाइन, आंतों को भी किस में रखा गया, उत्सर्जन तंत्र में रखा गया। ठीक है, तो यहाँ से अपशिष्ट पदार्थ, यहाँ आप लिख दीजिए अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट तथा अपच्य पदार्थ, अपच्य भोजन लिखे ज्यादा सही, अपशिष्ट तथा अपच्य भोजन को शरीर से बाहर कौन निकालता है, आंतें निकालते हैं। फिर इसके बाद लीवर, लीवर, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आपसे पूछी जा सकती है कि लीवर किस एलिमेंट का उत्सर्जन करता है, किस कंपाउंड का या फिर किस तत्व का उत्सर्जन करता है। तो आपको बताना है, यकृत से समझ लेना यूरिया, यकृत से समझ लेना यूरिया, यह है, यह यहाँ पर भी है और यह यहाँ पर भी है। यकृत किसका उत्सर्जन करता है, यूरिया का उत्सर्जन करता है। यकृत किसका उत्सर्जन करता है, यूरिया का उत्सर्जन करता है। देखो अभी यहाँ तक कहीं भी यूरिया नहीं मिला, लेकिन यूरिया के आधार पर जीवों को बांटा गया है। तो यूरिया कौन निर्मित करता है, वो लीवर। जीवों के शरीर में जो लीवर लगा हुआ है, लीवर का काम क्या होता है, यूरिया को शरीर से बाहर निकालना। ठीक है, तो आपने देखा कि ये सभी 4 या 5 जो भी हैं, 5 प्रकार के जो आपके अंग लगे हुए, ये सभी अंगों को जब मिलाया जाएगा तो उत्सर्जन तंत्र बनेगा। अब आपको चीजें याद होनी चाहिए, किडनी से क्या निकलता है, अमोनिया। फेफड़े किसका उत्सर्जन करते हैं, तो CO2 का। स्किन किसका उत्सर्जन करती है, पसीने का। इंटेस्टाइन किसका उत्सर्जन करती है, अपशिष्ट तथा अपच्य भोजन का। और लीवर किसका उत्सर्जन करता है, यूरिया का उत्सर्जन करता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम चलते हैं अपने मेन पॉइंट पे, वो है किडनी। क्यों, क्योंकि यहाँ इन सभी 5 अंगों में से, देखिए समझिए बात क्या है, ये जब जो आपके 5 अंग हैं, जो भी 5 अंग हैं, इनमें से मुख्य भूमिका कौन निभाता है, किडनी। यहाँ पर आप लिखिए मनुष्य का, या फिर यहाँ लिखिए हाँ, मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग, मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग क्या होती है, वृक्क होते हैं। कौन क्या होते हैं, वृक्क का मतलब क्या, आप किडनी कहोगे। ठीक है, किडनी।
क्या समझे? मनुष्य का जो मुख्य उत्सर्जी अंग होता है वो ना तो लीवर होता है, ना इंटेस्टाइन, ना स्किन, ना लंग्स है। कौन होता है? तो किडनी होती है। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ। अगली बात क्या है कि जो भी आपने अभी यहाँ पर किडनी किसका, अमोनिया का उत्सर्जन करती थी, लंग्स फिर CO2 ये पसीने का या फिर अपशिष्ट भोजन का, और ये यूरिया का। इन सभी में से सबसे ज्यादा विषैला कौन सा होता है? मतलब जो भी उत्सर्जित पदार्थ थे उन उत्सर्जित पदार्थों में से सबसे ज्यादा विषैला कौन होता है? तो आप लिखोगे अमोनिया। अमोनिया अमोनिया सबसे ज्यादा विषैला उत्सर्जित पदार्थ होता है। सबसे ज्यादा विषैला, सबसे ज्यादा विषैला उत्सर्जित पदार्थ होता है अमोनिया। सबसे ज्यादा विषैला उत्सर्जित पदार्थ, सबसे ज्यादा विषैला उत्सर्जित पदार्थ यूरिया नहीं होता, अमोनिया होता है। सबसे ज्यादा विषैला पदार्थ अमोनिया होता है, और सबसे मुख्य उत्सर्जित अंग जो होता है वो किडनी होती है। अब हमको किसके बारे में पढ़ना है? किडनी के बारे में आप पढ़ लीजिए, आपका उत्सर्जित तंत्र समाप्त हो जाए। ठीक है, अब चलते हैं हम किडनी के बारे में पढ़ते हैं। किडनी क्या होती है, कहाँ पे होती है, कितनी नंबर में होती है? ठीक है, हेडिंग बनाइए किडनी। किडनी हिंदी में कहते हैं वृक्क। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे? वृक्क कहेंगे। अब देखिए कि एक मनुष्य के शरीर में कितनी किडनी पाई जाती है। सबसे पहली बात, नॉर्मल सा क्वेश्चन यही कि एक मनुष्य के शरीर में किडनी की संख्या कितनी होती है? तो 2। यहाँ पर किडनी की जो संख्या होती है, एक मनुष्य, यहाँ पर लिखिए, मनुष्य के शरीर में 1 पेयर किडनी पाई जाती है। क्या? 1 पेयर किडनी पाई जाती है। 1 पेयर का मतलब एक जोड़ा, मतलब 2 किडनियां पाई जाती है। ये समझ पाए? 2 किडनी, 1 पेयर। अब आपको ये देखना है कि इन 1 पेयर मतलब 1 किडनी, एक किडनी में यहाँ लिखिए इन 1 किडनी। अब किडनी के अंदर क्या होती है? तो सेल्स होती हैं, छोटी छोटी सेल्स होती हैं। उन सेलों को क्या कहा जाता है? किडनी की जो सेल्स होती है उनको नेफ्रॉन कहा जाता है। कि इन 1 किडनी क्या होती है? 10 लाख, 1 मिलियन, 1 मिलियन, इसको आप लिख दीजिए 10 लाख। 10 लाख छोटी छोटी नेफ्रॉन पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? नेफ्रॉन पाई। नेफ्रॉन को आप क्या लिखोगे? नेफ्रॉन ही लिखोगे। ठीक है, नेफ्रॉन को आप क्या लिखोगे? नेफ्रॉन लिखोगे। अब नेफ्रॉन क्या है? किडनी की सबसे छोटी इकाई है, या फिर आप सेल भी कह सकते हो किडनी की या उत्सर्जन तंत्र की सबसे छोटा सेल क्या हो? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन पाई जाती है। क्या समझे? अब यहाँ से एक नया टर्म हमको मिला है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है? हमने क्या बताया कि यहाँ पे लिखा है सबसे छोटी छोटी। क्या लिखा आपने? छोटी छोटी नेफ्रॉन। इसका मतलब क्या है कि नेफ्रॉन हमारे उत्सर्जित तंत्र का सबसे छोटा से छोटा अंग होता है। उत्सर्जित तंत्र का सबसे छोटी सी छोटी इकाई होती है। तो यहाँ पर आप लिखिए, इट इज द structural and functional unit आप किडनी भी कह सकते हो अथवा एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कह सकते हो। कुछ भी गलत नहीं, एकदम सही है। एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कह सकते हो। क्या कहोगे आप? किडनी भी कह सकते हो और एक्सक्रीटरी सिस्टम। मतलब आपसे यदि पूछा जाए कि उत्सर्जन तंत्र का सबसे छोटी सी छोटी इकाई कौन सी होती है, तो आपको बताना होगा कौन सी होती है? नेफ्रॉन होती है। क्या होती है? नेफ्रॉन। अब हमने बताया कि ये नेफ्रॉन इतनी छोटी है कि एक किडनी में लगभग 1 मिलियन संख्या में पाई जाती है। अब सोचिए, एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन पाई जाती है। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख। 10 लाख नेफ्रॉन किस में पाई जाती हैं? एक किडनी में पाई जाती हैं। तो मनुष्य के शरीर में 2 किडनियां होती हैं। दोनों किडनियों में, दोनों वृक्कों में कितनी हो जाएंगी? तो 2 मिलियन हो जाएंगी। मतलब कि लगभग 20 लाख नन्ही छोटी छोटी नेफ्रॉन पाई जाती हैं। ठीक है, छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं। उन्हीं कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहा जाता है। ठीक है, इसी बात आप समझे। अब अगला यह है कि जो हमारा उत्सर्जन तंत्र का सबसे छोटा या फिर छोटी इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। अब हमने बताया। अब ये जो किडनी होती है, एक पेयर में जो किडनी होती है वो कैसी होती है? इसकी साइज क्या होती है? साइज, एक किडनी की जो साइज होती है वो हम कहेंगे, आपने बीम मतलब सेम का बीज देखा है? सेम का बीज,
सेम के बीज के, सबसे पहले तो लिख लीजिए, यह सेम के बीज के आकार की होती है। सेम के बीज के आकार की होती है। सेम के बीज के आकार की होती है। कैसे? सेम के बीज। अब ये सेम का बीज कैसा होता है, तो हम कहेंगे कि ये सेम का बीज कुछ इस तरीके से होता है। देखिए कैसे, ऐसे इस तरीके से कुछ होता है। मतलब ये इसका इधर वाला पार्ट, बाहर वाला पार्ट क्या होता है, बाहर वाला पार्ट उत्तल होता है, कॉनकेव होता है ना, उत्तल कहेंगे, उत्तल ही है। ये बाहर वाला पार्ट उत्तल होता है और अंदर वाला जो पार्ट होता है वो धंसा होता है। अंदर वाला पार्ट धंसा हुआ होता है, तो इसका मतलब ये अवतल होता है। इसका मतलब क्या? ये अवतल होता है। देखिए ये एक सेम का बीज समझिए, और यही सेम का बीज ही आपकी एक किडनी है। ठीक है, सेम का बीज ही आपकी एक किडनी है। इसका मतलब ये इसकी जो बाहर वाली उभरी हुई सतह है, इसको उत्तलन, यहाँ पर उत्तलन स्थिति है, और अंदर क्या है, अवतल स्थिति है। अब जरा देखो कि मनुष्य की बॉडी में 2 किडनियां पाई जाती हैं। 2 किडनियां हो गई। ठीक है, कितनी किडनियां हो गई? 2। अब इसका ये उत्तल वाला पार्ट है, ये अवतल वाला पार्ट है। अब यहाँ पर इस किडनी से क्या जुड़ा होता है, यहाँ पर आपको देखना है। इस किडनी से यहाँ पर हम कहेंगे पेल्विस जुड़ा होता है, मतलब एक पाइप होती है, ऐसे ऐसे पाइप होती है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से अपनी अलग अलग पाइपें होती हैं, और आगे ये दोनों पाइपें आकर के एक ये ब्लैडर होता है, उसी ब्लैडर में खुल जाती है। ठीक है, यहाँ पर ब्लैडर होता है जिसको यूरिन ब्लैडर कहा जाता है, और इसी ब्लैडर में ये खुलती है। ठीक है, इतनी सी बात। हमने क्या बताया कि ये आपकी किडनियां हैं। हाँ, अब जरा देखना है कि ये कौन सी किडनी है, लेफ्ट वाली किडनी है या राइट वाली किडनी। तो ये राइट किडनी है, ये राइट किडनी है, और फिर ये क्या है, लेफ्ट किडनी है। क्या सी है, लेफ्ट। अब ऐसे नहीं देखना है कि ये राइट वाली हो जाएगी, ये लेफ्ट वाली, नहीं, ऐसे सीधे अपनी बॉडी के अनुसार इसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि लेफ्ट कौन सी है या फिर राइट कौन सी है। यहाँ पर ये राइट हो जाएगी और फिर ये लेफ्ट हो जाएगी। ठीक है, अब जरा हमें देखना क्या है कि राइट किडनी और लेफ्ट किडनी दोनों में इनका फंक्शन कैसे होता है या फिर इनका कार्य क्या होता है। हमने सबसे पहले बताया कि ये इसका जो आकार होता है वो सेम के बीज के आकार का होता है। दूसरा क्वेश्चन ये होता है, इसका भार कितना होता है। भार कितना होता है, तो आप देखोगे इनका जो भार होता है वो 140 ग्राम से लेकर के 170-80 ग्राम तक इनका भार होता है। ठीक है, इनका भार कितना होता है, 140 ग्राम से लेकर के 170 ग्राम तक होता है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट, किडनी की जो सबसे बाहरी परत होती है, किडनी की जो सबसे बाहरी परत होती है, उस बाहरी परत का नाम लिखिए। बाहरी परत का नाम होता है, बाहरी परत को पेरिटोनियम झिल्ली कहा जाता है। क्या? पेरिटोनियम झिल्ली, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन किसको कहेंगे, तो आपकी ये जो किडनी है, किडनी की सबसे बाहरी, ये बाहरी परतें हो जाएंगी, मतलब बाहरी परत को जो झिल्ली ढके रहती है उसी को क्या कहा जाता है, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, अब अगली बात क्या है, किडनी से रिलेटेड अगली यहाँ पर हमने देखा कि इनके नाम भी लिख लीजिए। ये क्या है, ये सबसे ऊपर यहाँ पर देखिए ये वाला भाग, इसको पेल्विस कहा जाता है, पेल्विस। फिर उसके बाद ये क्या है, ये यूरेटर डक्ट है, यूरेटर डक्ट। और ये क्या है, ये यूरिन ब्लैडर है या फिर यूरिनरी ब्लैडर। फिर ये राइट किडनी हो, ये लेफ्ट किडनी और ये राइट किडनी। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। अगला अब हमें देखना है कि इनका फंक्शन कैसे होता है, इनका काम कैसे होता है, ये काम कैसे कैसे करती हैं। तो यही चीजें आपको यहाँ से दिखाई रहेंगी। देखिए हमने बताया कि एक किडनी में छोटी छोटी लगभग 10 लाख छोटी छोटी नन्ही नेफ्रॉन्स होती हैं। उन्हीं नेफ्रॉन का काम यहाँ पर अलग अलग होता है। देखिए अब यहाँ पर ये नेफ्रॉन कैसी लगी होती हैं, तो ये जो नेफ्रॉन होती है हमारी, ये कुछ यहीं पर ऐसे ऐसे लगी होती हैं, इन्हीं के अंदर ऐसे उस तरह से। तो इसकी नेफ्रॉन की एक संरचना हम बनाते हैं। क्या? नेफ्रॉन की एक नेफ्रॉन की हम संरचना बनाते हैं,
और उसकी कार्यविधि आपको समझाते हैं किस तरह से होती है। सबसे पहली बात तो एक किडनी में जो नेफ्रॉन होती है उस नेफ्रॉन में ऐसे ठीक है, इस तरह से देखिए स्ट्रक्चर आप बना लीजिए, देखिए किस तरह से, वही जो आप पढ़ चुके हैं पीछे हाई स्कूल के क्लास में, लगभग वही है, बनाए भी होंगे ये स्ट्रक्चर और वही पढ़ना भी है। वही आपसे पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने एक ऐसे प्यालेनुमा संरचना बनाई। देखिए ये एक नेफ्रॉन की संरचना समझिए, एक नेफ्रॉन मतलब हमारे उस सज्जन तंत्र की जो छोटी से छोटी इकाई नेफ्रॉन है, उसके अंदर क्या काम होता है वो चीज यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक नेफ्रॉन के अंदर एक प्यालेनुमा संरचना होती है। इस प्यालेनुमा संरचना को क्या कहा जाता है? इस प्यालेनुमा संरचना को कहा जाता है बोमेन संपुट। क्या कहा जाता है? बोमेन संपुट कहा जाता है, बोमेन संपुट या फिर बोमेन्स कैप्सूल कहिए, ऐसे इंग्लिश में कैप्सूल कहते हैं, हिंदी में बोमेन संपुट है, बोमेन संपुट। अब ये आपसे पूछा जाए कि बोमेन संपुट कौन सा भाग होता है, तो नेफ्रॉन के अंदर जो प्यालेनुमा संरचना होती है उसी प्यालेनुमा संरचना को ही क्या कहा जाता है? उसी प्यालेनुमा संरचना को बोमेन संपुट कहा जाता है, ठीक है। अब उसके बाद इस प्यालेनुमा संरचना के अंदर क्या होता है? इस प्यालेनुमा संरचना के अंदर छोटी छोटी, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए छोटी छोटी इस तरह से ऐसे हम बना रहे हैं, देखिए ये बन गए। अभी देखिए अंगूर के गुच्छे की संरचना कुछ यहाँ पर दिख रही है। ये अंगूर के गुच्छे की जो संरचना आपको दिख रही है ये क्या है? इनको ग्लोमेरुलस फिल्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्लोमेरुलस फिल्टर। नाम लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ग्लोमेरुलस फिल्टर। मतलब फिल्टर का काम जो करती हैं वो ग्लोमेरुलस फिल्टर। मतलब एक क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिला होगा अगर आप रेगुलर पढ़ते होंगे कि किडनी में डायलिसिस की क्रिया कहाँ पर होती है, ठीक है। किडनी में डायलिसिस की क्रिया कहाँ पर होती है? डायलिसिस का मतलब रक्त के छानने की क्रिया कहाँ पर होती है? तो भैया यहीं पर होती है, ग्लोमेरुलस फिल्टर। मतलब फिल्टर में होगी, उस फिल्टर का नाम क्या होता है? ग्लोमेरुलस फिल्टर। अब देखिए इस फिल्टर की तरफ एक छोटी सी नली आ रही है। क्या इस फिल्टर की तरफ एक छोटी सी नली आपको आती हुई दिख रही है? ये छोटी सी नली कहाँ से आती है? तो हम कहेंगे ये जो छोटी सी नली है ये आती है रीनल आर्टरी से। किस आर्टरी से आती है? रीनल आर्टरी से। रीनल आर्टरी से कहाँ से आती है? ये क्या है? ये आप देख रहे हो एक बड़ा सा भाग है, मतलब एक धमनी है। इसको धमनी वृक्क धमनिका कहते हैं हिंदी में। भैया हिंदी वाले देखेंगे वृक्क धमनिका कहेंगे, वृक्क धमनिका। मतलब इसको वृक्क धमनिका का मतलब धमनी वो होती है जिसमें रक्त जो होता है वो प्रेशर के साथ बहता है और उनका जो साइज होता है वो काफी मतलब चौड़ा होता है। अन्य सिराओं की अपेक्षा क्या होता है? चौड़ा होता है और मोटा भी होता है। मतलब ये क्या हो गई? एक आर्टरी है, कौन सी? रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी के द्वारा क्या होता है? यहाँ से ब्लड आता है किसमें? तो ये एक पाइप है। इस पाइप का नाम क्या होता है? इस पाइप का नाम यहाँ पर एफरेंट ट्यूब है, अपवाही नलिका, ठीक है। यहाँ पर इसका नाम क्या है? एफरेंट ट्यूब। एफरेंट ट्यूब है ये, एफरेंट ट्यूब। एफरेंट ट्यूब के माध्यम से क्या होता है? जो ब्लड होता है आपका वो कहाँ से जाता है? वो यहाँ से मतलब रीनल आर्टरी से होता हुआ ग्लोमेरुलस फिल्टर में इंटर कर जाता है। उसके बाद इस ग्लोमेरुलस फिल्टर से यहाँ से निकलती, इसको हम बोमेन्स कैप्सूल का नाम यहाँ से हटाते रहे, थोड़ा फिगर और बनाना है। यहाँ से एक और नलिका निकलती इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से नलिका निकलती है और ये इस पूरी संरचना को इस तरीके से ढक लेती, ऐसे करके ऐसे ढक लेती। मतलब यहाँ पे ये अपना अलग अलग उसी में ऐसे कहेंगे गुच्छे के रूप में बन जाते हैं। ऐसे आपने फिगर देखा होगा, बहुत बार देखा होगा ये फिगर।
अभी हम सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बता रहे हैं कैसे होगी। देखिए समझ पा रहे हो बातों को। ये देखिए आपका हेनेले लूप वाली हेनेले लूप नाम ले लिया। हेनेले लूप क्या है, आप हेनेले लूप के बारे में भी देख लीजिए। हाँ देखिए हमने क्या बताया, ये क्या है, ये बोमेन कैप्सूल है। उसके बाद देख रहे हैं ये जो संरचना आपको दिख रही है ऐसे यू आकार की, जो आपको यहाँ पर यू आकार की संरचना दिख रही है, इसको यहाँ पर हेनेले लूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हेनेले लूप कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये हेनेले लूप है, यू आकार की संरचना। उसके बाद यहाँ पर एक नलिका दिख रही है, ये नलिका दिख रही है, ये इसको संग्राहक नलिका कहते हैं। क्या, इसको संग्राहक नलिका, संग्राहक नलिका। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो संग्राहक नलिका है बाद में जाकर के किससे कनेक्ट होती है, यूरेटर डक्ट से कनेक्ट होती है। ध्यान से समझिए, जो ये संग्राहक नलिका है बाद में जाकर के किससे कनेक्ट होती है, यूरेटर डक्ट से कनेक्ट होती है। और यूरेटर डक्ट क्या करता है, बाद में अपना यूरिन निकाल करके यूरिन ब्लैडर में पहुंचा देता है। अब ध्यान से समझिए, क्या यहाँ से देखिए एफरेंट ट्यूब के माध्यम से ये जो ब्लड है वो किस में आ रहा है, ग्लोमेरुलस फिल्टर में आ रहा है। अब यहाँ पर आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि एफरेंट ट्यूब के माध्यम से यहाँ पर जो भी ब्लड ग्लोमेरुलस फिल्टर में एंटर कर रहा है वो कैसा होगा, शुद्ध होगा या फिर अशुद्ध होगा, उसमें अशुद्धियां मिली होंगी कि नहीं मिली होंगी। अब भाई यहाँ पर ब्लड किस काम के लिए आ रहा, तो छानने के लिए आ रहा है, छानने के लिए ब्लड आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ब्लड में अशुद्धियां होंगी, मतलब एफरेंट ट्यूब के माध्यम से जो भी ब्लड बहता है उस ब्लड में क्या अशुद्धियां होती हैं, इनको यहाँ पर अशुद्ध रुधिर भी कह सकते हैं। ठीक है, कौन सा रुधिर प्रवेश करता है, अशुद्ध रुधिर प्रवेश करता है। अब देखिए अशुद्ध रुधिर से ये क्या हुआ, अशुद्ध रुधिर एफरेंट ट्यूब के माध्यम से प्रवेश किया। अब उसके बाद ग्लोमेरुलस फिल्टर में इस रुधिर का, इस ब्लड का क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा। अब फिल्ट्रेशन होगा तो क्या क्या छनेगा, इसके साथ अमोनिया जो रहेगा वो बाहर निकलेगा, जो यूरिया रहेगा वो बाहर निकलेगा, यूरिक एसिड होगा वो बाहर निकलेगा, अन्य जो भी हानिकारक पदार्थ रहेंगे वे सभी ग्लोमेरुलस फिल्टर के माध्यम से या फिर इस पूरी संरचना के माध्यम से बाहर निकलेंगे। उसके बाद देखिए कि इसी ग्लोमेरुलस फिल्टर के बाद यहाँ से एक ट्यूब बाहर निकल रही है। यहाँ से देखिए एक ट्यूब बाहर निकल रही है, यहाँ से ऐसे आकर के, उसके बाद ऐसे घेरते हुए ये यहाँ पर आकर के कनेक्ट है। आपको चीजें दिख रही, इधर से होकर के आकर के यहाँ से कनेक्ट है। इसका मतलब ये भी एक ट्यूब है और इसमें भी ब्लड बहता है, तो इसका मतलब ये भी एक ब्लड की डक्ट है, तो हम कहेंगे इसको एफरेंट ट्यूब कहा जाता है। क्या, एफरेंट ट्यूब, एफरेंट ट्यूब। अब ये एफरेंट ट्यूब किसका भाग है, तो हम कहेंगे इसी रीनल आर्टरी का भाग है। किसका भाग है, रीनल आर्टरी, वृक्क धमनिका का भाग है, वृक्क धमनिका का ही दोनों ये भाग हैं, एफरेंट ट्यूब और एफरेंट ट्यूब। इसको यहाँ पर अभिवाही नलिका हिंदी में हम कह सकते हैं। देखिए यहाँ से ग्लोमेरुलस फिल्टर तक रक्त छना, मतलब यहाँ से अशुद्धियाँ दूर हो गई, तो इसके अंदर जो भी अब रक्त बहेगा वो हम क्या कह सकते हैं, वो शुद्ध रक्त बहेगा। भैया वो कैसा रक्त बहेगा, शुद्ध रक्त बहेगा। कैसा रक्त बहेगा, वो शुद्ध रक्त बहेगा। ये यहाँ पर शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त का मतलब ये नहीं है कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ना हो। आप ये नहीं कहोगे कि आप ले जा करके हम सर्कुलेटरी सिस्टम से जोड़ दे रहे हो कि वहां से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जिस रुधिर में नहीं रहती है उसको हम शुद्ध रुधिर कहते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर हम अशुद्धियों की बात कर रहे हैं, वो भी किस नजरिए से, तो हम कहेंगे एक्सक्रीटरी एलिमेंट के आधार पर। तो अशुद्ध और शुद्ध के रूप में आपने बांटा। शुद्ध रुधिर कौन सा होगा, जिसमें अशुद्धियां ना हो। अशुद्धियां का मतलब अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड एंड अदर भी अपशिष्ट ना हो, उसको हम कहेंगे शुद्ध रुधिर। अब यही शुद्ध रुधिर बाद में जाकर के छोटी छोटी नालिकाओं के माध्यम से यहाँ पर इकट्ठा होता है और इस एक डक्ट का नाम यहाँ पर है, इसको हम रीनल वेन कहते हैं। क्या, रीनल वेन, रीनल वेन। अब ये रीनल वेन क्या करती है कि यहाँ से शुद्ध रुधिर को इकट्ठा करके किसके पास पहुँचाती है, तो हम कहेंगे हार्ट के पास पहुँचाती है। किसके, हृदय के पास। भाई यहाँ से हृदय ने एक बार ब्लड को पंप किया था, तो यहाँ ये पूरा का पूरा ब्लड यहाँ पर आया, वो शुद्ध हुआ,
छन गया यहाँ पर रक्त, यहाँ से अशुद्धियाँ दूर हो गई। और अब क्या होगा, अब यहाँ से जब ये नसों में जाएगा, मतलब वृक्क शिरा में जब ये रक्त पहुँचेगा तो वो शुद्ध हो चुका रहेगा। और यही शुद्ध रक्त क्या होगा, अब वो जा करके किसके पास पहुँचेगा, हार्ट के पास पहुँचेगा। हार्ट फिर उसको क्या करेगा, वहाँ से फिर अपना लंग्स के पास भेजेगा, वहाँ से CO2 का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बाद में वो सारी चीज़ें अलग। ठीक है, तो यहाँ से ये शुद्ध रुधिर मतलब रीनल वेन क्या करती है, रीनल वेन जो होती है वो ब्लड को कहाँ से कहाँ भेजती है, तो किडनी से ब्लड को हृदय के पास भेजती है। किडनी से ब्लड को हृदय के पास भेजने का काम किसका होता है, रीनल वेन का होता है। जबकि रीनल आर्टरी का काम क्या होता है, शरीर से या फिर हम कहेंगे हृदय से रक्त लाने का काम किसका होता है, किडनी के पास, रीनल आर्टरी का होता है। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ। अब अगला बात हमें ये ध्यान देने कि रीनल आर्टरी में ये जो भी ब्लड यहाँ पर आ रहा है वो कैसा, वो तो अशुद्ध है ही, लेकिन अब यहाँ से रक्त वाली अशुद्धियाँ दूर हो गई। अब ये अशुद्धियाँ सारी की सारी हैं कहाँ पर, तो हम कहेंगे ग्लोमेरुलस फिल्टर में। अब जरा ये सोचो कि इस ग्लोमेरुलस फिल्टर में क्या वो अशुद्धियाँ ऐसे ही रखी रह जाएंगी या फिर उनको बाहर भी निकालना है, बिल्कुल इनको बाहर निकालना पड़ेगा। ये बाहर निकलेंगी कैसे, तो यहाँ से देखिए कप वाली ये जो संरचना, ये जो वोमेन संपुट है, ये अशुद्धियाँ ग्लोमेरुलस फिल्टर क्या करेगा, इन अशुद्धियों को यहाँ से खींच लेगा और उसके बाद इस डक्ट को दे देगा। समझे क्या बात को, कि ग्लोमेरुलस फिल्टर में जो भी अशुद्धियाँ इकट्ठा हुई हैं बाद में छन करके किसके पास आ जाएंगी, वोमेन संपुट के पास आ जाएंगी। बाद में छन करके किसके पास आ जाएंगी, वोमेन संपुट। और वोमेन संपुट से ये अशुद्धियाँ धीरे धीरे करके हेनेले लूप के पास पहुँचती हैं और हेनेले लूप के बाद में कहेंगे कलेक्टिंग डक्ट के पास पहुँचती है और कलेक्टिंग डक्ट बाद में उसको किसके पास ट्रांसफर कर देता है, यूरेटर डक्ट के पास ट्रांसफर कर देता है। तो अब हमें ध्यान क्या देना है, यहाँ से एक आध दो क्वेश्चन और थोड़ा गहराई से पूछता है कि जल का अवशोषण कहाँ पर होता है। अब यहाँ से हमें ध्यान देना है कि ये जो मतलब थोड़ी सी ऐठी हुई संरचना ये है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको डिसेंडिंग लिम्ब बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब इसका काम क्या होता है, इसका काम यहाँ से होता है जल का अवशोषण करना। किसका, जल का अवशोषण। जल का अवशोषण कौन करती है, तो हम कहेंगे डिसेंडिंग लिम्ब करती है। अगर आपको डिसेंडिंग लिम्ब नहीं समझ में आ रहा है तो आप कह दीजिएगा हेनेले लूप की संरचना करती है। कौन सी संरचना करती है, हेनेले लूप। हेनेले लूप की संरचना का काम क्या होता है, जल फिर हाइड्रोजन के कुछ मतलब आयंस होते हैं, फिर उसके बाद फिर क्या कुछ मतलब सोडियम जो होते हैं उनको क्या होता है, मतलब जो शरीर के लिए हानिकारक नहीं है, शरीर के लिए जो भी लाभदायक यहाँ से छन के जा रहे हैं उनको बाद में फिर से अपने अंदर इकट्ठा कर लेना, रोक लेना, काम किसका होता है, हेनेले लूप का होता है। तो यहाँ से ये हेनेले लूप क्या की, जल को अपने पास रख लिया ताकि शरीर को डिहाइड्रेशन होने से बचाया जा सके, ताकि शरीर को डिहाइड्रेशन होने से बचाया जा सके। वो कौन करता है, हेनेले लूप करती है। उसके बाद ब्लड में या फिर ब्लड में नहीं, जो भी यहाँ पर अपशिष्ट बचा उसमें कुछ भी मतलब शरीर के लिए लाभदायक नहीं रहता, मतलब जो भी बचता है वो पूरा का पूरा हानिकारक पदार्थ ही बचता है। और वो उस हानिकारक पदार्थों को क्या कहते हैं, हानिकारक पदार्थ को भैया यूरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरिया कहते हैं। अब हम यूरिया ही नहीं कह सकते हैं, इसको हम कहेंगे यूरिन, इसको यूरिन कह सकते हैं। क्या, यूरिन। अब यहाँ से हमें समझने वाली बात क्या है, यूरिन जो है ये अपने अलग अलग जीवों में अलग, किसी में अमोनिया का परसेंटेज ज़्यादा होगा, किसी में यूरिक एसिड का परसेंटेज, किसी में यूरिया का परसेंटेज। ठीक है, अब ये यूरिन बन गया, यही यूरिन बाद में जा करके यूरेटर डक्ट मतलब हम कहेंगे मूत्र नलिका जिसको कहते हैं। यूरेटर डक्ट का मतलब मूत्र नलिका के पास आएगी और बाद में यूरिन यूरेटर डक्ट से होता हुआ किस में जाएगा, तो इस यूरिन ब्लैडर में इकट्ठा हो जाएगा। किस में इकट्ठा हो जाएगा, यूरिन ब्लैडर में इकट्ठा हो जाएगा। इस तरह से ये सारा कार्य चलता रहता है। मतलब ये तो एक संरचना, मतलब नेफ्रॉन की एक संरचना की बात है। ऐसे ही 20 लाख नेफ्रॉन में ये सारी क्रिया होती रहती है। और क्या होता है, यूरेटर डक्ट के माध्यम से यूरिन ब्लड में या फिर यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन क्या होता रहता, इकट्ठा होता रहता। अब उसको क्या करना होता है, शरीर से बाहर निकालने की प्रोसेस होती है। तो ये चीजें आपको समझ में आएंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन ग्लोमेरुलस फिल्टर का काम क्या होता है। ग्लोमेरुलस फिल्टर क्या है, तो आप क्या बताओगे कि रक्त से अशुद्धियों को दूर करने की क्रिया किस में होती है, ग्लोमेरुलस फिल्टर में होती है। अथवा डायलिसिस, आपने एक शब्द सुना होगा डायलिसिस, अपोहन जिसको हिंदी में कहते हैं, मतलब रक्त के छानने की क्रिया किस में होती है, तो हम कहेंगे ग्लोमेरुलस फिल्टर में होती है। ठीक है, इतनी बात आपको यहाँ से। हिनेरे लूप का काम क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, वहां से जल का अवशोषण करना, हाइड्रोजन के कुछ आयंस होते हैं, मतलब जो भी अन्य शरीर के लिए लाभदायक पदार्थ हैं जो छन चुके हैं उनको पुनः शोषित करने का काम किसका होता है, हिनेरे लूप का काम क्या होता है। फिर उसके बाद इफ्रेंट ट्यूब या रीनल आर्टरी का काम क्या होता है, ये शरीर से अशुद्ध रुधिर ये हमारे किसके नेफ्रॉन के पास लाने का काम होता है। फिर इफ्रेंट ट्यूब या रीनल वेन का काम क्या होता है, हम कहेंगे किडनी से शुद्ध रक्त हृदय के पास पहुंचाने का काम होता है। फिर उसके बाद संग्राहक नलिका का काम क्या होता है, संग्राहक नलिका के माध्यम से यूरिन किसमें भेजा जाता है, हम कहेंगे यूरेटर डक्ट में भेजा जाता है। ठीक है, उसके बाद इतना ही ऐसा ही कुछ काम है इनका, हमारे कहेंगे एक नेफ्रॉन का काम यह होता है। ठीक है, यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट यही था, डायलिसिस की क्रिया कैसे होती है वो चीज़ हमने आपको बताया। ठीक है, अब यहाँ से इस फिगर को भी थोड़ा सा देख लीजिए। क्या इसको हम समझा रहे हैं, इसको हमने क्या समझाया कि यहाँ से अब यूरिन इकट्ठा कहाँ पर हो गया, ये यूरिनरी ब्लैडर में। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि कुछ ऐसे जीव हैं, लिखिए सांप हो गया, सर्प हो गया, सर्प हो गया, फिर उसके बाद छिपकली हो गई, सर्प हो गया, छिपकली हो गई, पक्षी हो गई, मगरमच्छ हो गया, मगरमच्छ। इन सब में देखिए, इन सब में यूरिनरी ब्लैडर नहीं पाया जाता है। क्या यूरिनरी ब्लैडर नहीं पाया जाता, किसमें आप बताओ कि यूरिनरी ब्लैडर किसमें नहीं पाया जाएगा, पक्षियों में, मगरमच्छ में, छिपकली में, सर्प में क्या नहीं पाया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का मतलब क्या, जिन जंतुओं में यूरिनरी ब्लैडर नहीं होगा उनमें क्या होगा कि वहाँ उनके शरीर से यूरिन बनेगा और डायरेक्ट क्या होगा, शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। मतलब जो भी यहाँ से यूरिन बनेगा वो तुरंत शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा उन्हें। क्यों, क्योंकि वहाँ पर उन्हें स्टोर करने के लिए कुछ ऐसा लगा नहीं है, कुछ ऐसी थैलीनुमा संरचना नहीं बनी है ताकि वो अपनी यूरिन को इकट्ठा कर सके। किसमें, तो सर्प में, पक्षी में, मगरमच्छ में, ये छिपकली में, इन सब में क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर नहीं होता। ठीक है, इतनी सी बात आप समझिए। अब अगला पॉइंट ये है कि ये यूरिनरी जो ब्लैडर होता है उसमें क्या क्या होता है, तो आपको बताना रहेगा यूरिन होता है। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन की मात्रा है, कितने अधिक से अधिक मात्रा यहाँ पर कहेंगे समा सकती है, कितने अधिक से अधिक मात्रा। लिखिए यूरिनरी ब्लैडर में लगभग 800 से, ऐसे लिखिए 700 से 800 ml, 700 से 800 ml क्या होता है, यूरिन इसमें इकट्ठा हो सकता है। किसमें, यूरिनरी ब्लैडर, किसके, ह्यूमन के मतलब मानव के शरीर में एक बार में लगभग 700 से 800 ml मूत्र समाहित हो सकता है। किसमें, यूरिनरी ब्लैडर में। आप क्या समझे कि 700 से 800 ml। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है कि यहाँ से एक बात होती है, फीलिंग्स की बात होती है। आपको कब यूरिन करना है, कब मूत्र को आपको शरीर से बाहर निकालना होता है, इसकी फीलिंग आपको अंदर कब आ जाएगी। मतलब हम कहेंगे कि इस यूरिनरी ब्लैडर में कितना यूरिन आकर के इकट्ठा हो जाए कि आपको ऐसी फीलिंग्स लगे कि आपको यूरिनेशन की प्रोसेस करनी है, मतलब मूत्र करने की क्रिया आपको करनी है। तो हम कहेंगे लगभग 200 से 300 ml, 200 से 300 ml, यदि 200 से 300 ml यूरिन यदि आपके यूरिनरी ब्लैडर में आ गया है तो आपके माइंड में एक फीलिंग जनरेट हो जाएगी। क्या, फीलिंग जनरेट हो जाएगी। वो फीलिंग क्या होती है, यूरिनेशन की फीलिंग होती है। अब यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं यूरिनेशन की फीलिंग। यूरिनेशन की फीलिंग आपके माइंड में कब जनरेट होती है, जब आपकी यूरिनरी ब्लैडर में लगभग 200 से 300 ml यूरिन इकट्ठा हो जाता है।
अब एक बात यहाँ से आप ये समझ लीजिए, एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है कि फीलिंग कौन जनरेट करवाता है। फीलिंग मतलब हार्ट में कभी नहीं होती, आपके दिल में या हृदय में फीलिंग्स नहीं होती। फीलिंग जो होती है वो माइंड में होती है। अब यहाँ से हमें एक बात ये इम्पोर्टेंट रखनी है याद, क्या कि यूरिनेशन की प्रोसेस की जो फीलिंग होती है वो माइंड में कहाँ जनरेट होती है, तो माइंड का एक भाग होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में जनरेट होती है क्या, यूरिनेशन की फीलिंग। मतलब आपको मूत्र करने की इच्छा जागृत हुई आपके शरीर, आपके मन में, तो वो कहाँ पर जागृत होगी, हाइपोथैलेमस में जागृत, मन में जागृत होगी। ठीक है। अब इसके बाद अगला, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई कि यूरिनेशन कब करना है और कितनी मात्रा में, ये सब बातें हो गई। अब अगली बात क्या है, अगली बात हमें ये ध्यान देना है, यूरेटर जो डक्ट है इसकी लंबाई कितनी होती है। यूरेटर डक्ट की लंबाई कितनी होती है, तो लिखिए लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। क्या, यूरेटर डक्ट, वृक्क नलिका जिसको हम कह सकते हैं, या मूत्र नलिका कहिए, मूत्र नलिका की जो लंबाई होती है वो लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर के अंतर्गत हो सकती है। उसके बाद यूरेथ्रा की बात आप लिखिए, यूरेथ्रा क्या है, यूरेथ्रा का मतलब वो पार्ट जहाँ से यूरिनेशन की प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर आप लिखिए, लड़कों में, मेल में जो होती है इसकी लंबाई ही यहाँ पर आपको देखना, ज़्यादा कुछ इसके बारे में नहीं। मेल में जो इसकी लंबाई होती है वो लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। 10 सेंटीमीटर यूरेथ्रा लंबा किस में होता है, मेल में होता है। जबकि फीमेल की बात करेंगे, फीमेल में यदि हम देखेंगे तो ये लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर, 2.5 से लिखे ज़्यादा सही, 2.5 से 3 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है, ये हम लंबाई की बात करें, यूरेथ्रा की लंबाई कितनी होती है, तो मेल में लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। फिर उसके बाद फीमेल में बात करेंगे तो 2.5 से 3 सेंटीमीटर हद से हद इसकी लंबाई होती है, किसकी, यूरेथ्रा। ठीक है, इतनी सी बात आपको ये समझ में आ गई। अब ये लगभग खांचा कंप्लीट है आपका उत्सर्जन तंत्र के बारे में, लेकिन एक्स्ट्रा पॉइंट भी अभी हमको बताना है। वो क्या है, वो ये है कि हमारे मतलब यूरिन में या फिर वृक्क में, हमारी हम कहेंगे किडनी में कुछ ऐसी व्याधियां भी हो जाती हैं जिससे हमें यूरिनेशन की प्रोसेस में थोड़ी सी तकलीफ होती है। ठीक है, तो यहाँ से आप एक पॉइंट लिखिए, एक ये है यूरीमिया, एक रोग है, डिजीज लिखिए, डिजीज किसके डिजीज है, तो हम कहेंगे जो यूरिनेशन की आप कहिए या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम के कुछ डिजीज हैं, कुछ बीमारियां हैं। लिखिए यूरीमिया, पहली बीमारी क्या है, यूरीमिया, पहली बीमारी का नाम क्या है, यूरीमिया। अब जब हमारे शरीर में किसी कारणवश आप लिखिए, किसी कारणवश यदि शरीर से यूरिया की मात्रा नहीं निकल पा रही है, शरीर में किसी कारणवश यूरिया की मात्रा नहीं निकल पा रही है, और वही यूरिया क्या होती है, जा करके फिर शरीर के विभिन्न अदर पार्टों में जमा होने लगती है और बाद में क्या करती है, पेन करती है। मतलब शरीर में दर्द होने लगता है, जैसे जोड़ों में दर्द हो जाता है, गांठों में दर्द हो जाता है, गठिया रोग बन जाता है। किस कारण से, यूरिया जाकर के वहां पर इकट्ठा हो जाता है। तो उसी रोगों को क्या कहा जाता है, यूरिया। मतलब यूरिया के अंतर्गत आप क्या, यूरीमिया रोग के अंतर्गत आप क्या लिखोगे कि इस रोग में यूरिया की जो स्थिति होती है या फिर यूरिया की पूरी तरीके से शरीर से बाहर निकल नहीं पाता, शरीर से बाहर निकालने की क्रिया पूर्ण नहीं हो पाती, यूरीमिया रोग। उसके बाद दूसरा हमें ये लिखना है नेफ्राइटिस। अगला है नेफ्राइटिस। अब ये नेफ्राइटिस जरा ध्यान से देखेंगे, नेफ्राइटिस भी एक बीमारी है हमारे वृक्क की, किडनी की। क्या होता है इस बीमारी में होता है कि आपको कुछ मतलब कहेंगे किडनी में, या फिर आपके हम कहेंगे कि किडनी के आसपास पेट के नीचे, मतलब हम कहेंगे कि ये वाला पार्ट आपका जहाँ से होता, फेफड़े जहाँ से होते हैं, फेफड़े के नीचे पेट होता है आपका, पेट जिसको आप कमर कह सकते हो, ये वाला पार्ट यही पर स्थित होती है। देखिए अब किडनी की लोकेशन भी हम आपको बता दे रहे हैं, किडनी की लोकेशन कहाँ पर होती है, तो हम कहेंगे किडनी आपकी यहीं पर ऐसे लगी होती, ऐसे होती है यहाँ पर। इस पार्ट को देखिए, किडनी कहाँ पर हो रही है, इसको हम कह देंगे एब्डोमिनल कैविटी के। लिखिए किडनी की लोकेशन छूट रहा है यहाँ से, एब्डोमिनल कैविटी,
एब्डोमिनल कैविटी के अंतर्गत, एब्डोमिनल कैविटी के अंतर्गत यहाँ से देखिए ये पार्ट क्या है, ये दोनों ये सभी पसलियाँ, ये दाएं और बाएं तरफ की पसलियाँ हैं। पसलियों के नीचे तथा ये क्या है, ये हम कहेंगे ये हमारे पैरों की क्या है, पसलियाँ। ठीक है, ये पैरों की पसलियाँ, पैरों की हड्डियाँ हैं। इन पैरों की हड्डियाँ या फिर इसको श्रोणि मेखला भी कह सकते हैं, श्रोणि मेखला कहते हैं, श्रोणि मेखला, पैरों की पसलियाँ या फिर श्रोणि मेखला तथा ये हृदय नहीं, पसलियों के मध्य जो भी आपका खाली स्थान बचता, मतलब आप देखोगे जिसको आप पेट कहते हो एक तरीके से, उस पेट के अंदर मतलब पीछे की तरफ आपकी किडनियां लगी होती हैं। मतलब यदि आप अपने शरीर को स्पष्ट करोगे तो जहाँ पर आपकी ये पसलियां होती है, फिर उसके बाद श्रोणि मेखला होती है, इन्हीं में पीछे की तरफ कमर की तरफ जब आप जहाँ से झुकते हो कमर की तरफ हाथ करोगे तो वहाँ पर आपकी क्या होती है, ये किडनियां लगी होती हैं। ठीक है, तो ये हमने बताया किडनियां। अब नेफ्राइटिस क्या होती है, नेफ्राइटिस में क्या होता है कि पूरी तरीके से क्या होता है, जो यूरिन छानने की प्रोसेस होती है वो छन नहीं पाता। इसमें क्या होता है, जल पूरी तरीके से आप कहेंगे यूरिन पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाता है और बार बार क्या होता है, मतलब आपको एक फीलिंग्स होती है बार बार मूत्र करने की। यूरिनेशन की प्रोसेस थोड़ी थोड़ी, जैसे आपने पानी पिया थोड़ी देर बाद आपको क्या हो रही ऐसा मतलब लगेगा कि आपको फीलिंग जनरेट हो रही किसकी, यूरिनेशन की, भले ही आपको प्रॉपर मतलब आप यूरिनेशन नहीं कर पा रहे हैं। मतलब हम कहेंगे कि आप थोड़ी थोड़ी देर में और थोड़ी थोड़ी मात्रा में मूत्र कर रहे हैं, तो ऐसे में समझ जाना कि आपके वृक्क में या किडनी में कोई ना कोई तकलीफ है और वो कोई ना कोई तकलीफ क्या हो सकती है, नेफ्राइटिस का कारण हो सकता है। ठीक है, तो ये बात होगी। उसके बाद अगला है गुर्दे की पथरी। क्या है, गुर्दे की पथरी। गुर्दे की पथरी में आपसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पूछा जाता है, गुर्दे की पथरी कहाँ पर हो सकती है या फिर किसकी होती है। तो सबसे पहली बात तो ये जो पथरी वर्ड है, ये पथरी पत्थर नहीं होता है, पथरी जो वर्ड है ये पत्थर नहीं होता है, हम कहेंगे ये कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी एक मांसल संरचना होती है। क्या, एक गांठ होती है, किसकी बनी होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट, यही चीज आपको ध्यान देनी है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। आपसे पूछा जा सकता है पथरी किसकी बनी होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। ये पथरी कहाँ पर होती है, तो हमने दिखाया था कि ये आपके क्या है, ये किडनियां हैं और किडनियों के बाद ये फिर पेल्विस लगा था या फिर यूरेटर डक्ट लगा हुआ था। अब इसमें आपका ये जो पथरियां होती है यहीं पर कहीं पर आपकी उपस्थित होती हैं। क्या होती है, इसी गांठ, मतलब ये जो कैल्शियम ऑक्जेलेट की गांठ होती है आपकी आकर के यहीं पर रुक जाती है और यूरिनेशन के प्रोसेस में बहुत ही तकलीफ होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब ये पथरी या फिर कैल्शियम ऑक्जेलेट की ये गांठ जो है ये इस तरीके से खिसकती है, मतलब नीचे की तरफ जब जाती है, मतलब हम कहेंगे यूरेटर डक्ट के माध्यम से किस में पहुंचती है, तो इस यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचती है। तो ऐसा लगता है, मतलब इस तरीके से पीड़ा होती है कि कोई किडनी ही आपकी पीछे की तरफ खींच रहा है, इतनी मतलब इस तरीके से पीड़ा होती है कि आपकी किडनी कोई नीचे की तरफ खींच रहा है। कैसे, क्या होता है कि जब ये कैल्शियम ऑक्जेलेट की पतली मतलब इस मूत्र नलिका के माध्यम से किस में जाती है, मूत्राशय में जाती है। इसीलिए कभी कभी ये भी मतलब आप सुने होंगे, कहा जाता है कि जो वृक्क की पथरी होती है वो निकल भी सकती है, निकल जाती है, लेकिन अगर आपके लीवर में पथरी हो जाती है वो निकलना मुश्किल हो जाता है। उसका केवल एक ही इलाज होता है, शल्य क्रिया करना। ठीक है, यहाँ पर जो वृक्क की पथरी होगी वो निकल सकती है। ठीक है, तो ये थी गुर्दे की पथरी, किसकी बनी होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। कहाँ पर होती है, तो हम कहेंगे, आप कहीं भी बता सकते हो, पेल्विस वाला भाग ज्यादा यहाँ पर मायने रखता है। ठीक है, तो ये कुछ बीमारियां थी इससे संबंधित। अब और एक पॉइंट है, देखिए डायबिटीज एक बीमारी होती है, पूछ सकता है डायबिटीज यहाँ से इस आपके उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं, लेकिन बात क्या है कि जब आप मूत्र करते हो, यूरिनेशन की प्रोसेस करते हो, तो मूत्र के साथ साथ जब शरीर से ग्लूकोज की मात्रा बाहर निकलने लगे, मूत्र की मात्रा बाहर निकलने लगे, तो उसी को आप डायबिटीज कहते हो। मतलब डायबिटीज में क्या होता है,
डायबिटीज में आपको क्या लिखना, मूत्र के साथ साथ ग्लूकोज, मूत्र के साथ साथ ग्लूकोज की मात्रा भी बाहर निकलना, ग्लूकोज भी बाहर निकलना। मूत्र के साथ साथ जब ग्लूकोज बाहर निकले तो समझ जाना कि आपको कौन सा रोग है, डायबिटीज। लेकिन मूत्र के साथ साथ यदि रक्त ब्लड बाहर निकले, मूत्र के साथ साथ यदि ब्लड बाहर निकले, खून, मतलब आप जब कभी भी यूरिनेशन के प्रोसेस कर रहे हो और मूत्र में क्या मिला हुआ, ब्लड मिला हुआ है, तो आप समझ जाना कि वहां पर भी आपको रोग है। उस रोग का नाम है हीमाटूरिया। हीमाटूरिया, हीमाटूरिया रोग में क्या होता है कि आपके मूत्र के साथ साथ क्या निकलता है, ब्लड निकलता है। अब ग्लूकोज किस में, डायबिटीज में, फिर ब्लड किस में, तो हीमाटूरिया रोग में। तो इस तरीके से ये कुछ रोग थे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस इतना ही पढ़ना आपको इस एक्सक्रीटरी सिस्टम में। बाकी अब यहाँ से कुछ भी ऐसा नहीं बचा जो आपको बताने के लायक है, ठीक है। बस आज के लिए Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.